हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपकी थर्ड वीडियो रिवीजन सीरीज की लेकर आया हूं। आज मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं थर्ड वीडियो, थर्ड बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बुक, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक, जिसके अंदर मैं आपको टोटल 3 कॉन्सेप्ट जो सबसे डिफिकल्ट हैं, जो हर बच्चे को दिक्कत करते हैं, वो मैं समझाने वाला हूँ। जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। इनका पूरा ट्रीटमेंट, कैश फ्लो ट्रीटमेंट, ये होता क्या है, क्यों होता है, मैं पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। इन तीनों टॉपिक्स पे आपको कैश फ्लो के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके जी, स्टार्ट करें। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। फोन साइलेंट पे कर देता हूं, ये फोन साइलेंट पे। चलो जी, आओ जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। सुना तो होगा, सुना है सर, बट समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये क्यों होता है, क्या होता है, आप समझा दो। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो क्या होता है। सपोज करो एक फाइनेंशियल ईयर है 2024 टू 25। सर मतलब ऐसे भी स्टूडेंट है जो इसका मतलब पूछ रहे हैं, होने तो नहीं चाहिए, बता देता हूं। अप्रैल 24 टू मार्च 25 हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बनते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। ठीक है जी। अब अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, तो इसी फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत? अब आपको मैं एक इनकम टैक्स की चीज बता देता हूं। जो इनकम टैक्स की पे करने की ड्यू डेट होती है, इनकम टैक्स पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, क्या आप सबको पता है? आप सबको नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। इनकम टैक्स की पेमेंट जुलाई से शुरू होती है, जून जुलाई से शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक चलती है, लेट के साथ दिसंबर तक चलती है ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब समझे? नेक्स्ट ईयर 2024-25 का जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया, उसकी पेमेंट 2025-26 में होती है। 2025-26 में होती है, समझे? जो हमारा टैक्स 2024-25 का है वो जाके जुलाई टू दिसंबर में पे होता है 2025-26 के। इसका मतलब टैक्स तो इस साल का है, बट पे नेक्स्ट ईयर हो रहा है। इसका मतलब खर्चा हमारा इस साल का है। अब अगर खर्चा हमारा इस साल का है, तो हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कहते हैं? जो इस साल का खर्चा है, वेदर इट इज पेड और नॉन पेड, जो इस साल का खर्चा है वो इस साल में बुक होना चाहिए। क्लियर है आपको बात? मेरे हिसाब से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं, जो इस साल का खर्चा है, सुपोज करो हमारा टैक्स बनता है 25,000 रुपए। ठीक है जी, इस साल का, मगर हमें पता है यार इस साल में हम पे नहीं करेंगे तो अगले साल में पे होगा। तो हम इसका एक प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन इज काइंड ऑफ लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोविजन इज काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो हमने बोला जी हम इसको प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, और प्रोविजन बना के इसको पीएनएल में डाल देते हैं। सर 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 क्या बोल गए, क्या बोल गए? प्रोविजन बना के पीएनएल में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं 25,000 की, समझ आ जाएगा। सुनो जी, आपने एंट्री पास करी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने इनकम टैक्स अपने खर्चे को कर दिया जी डेबिट, आपने अपने खर्चे को डेबिट कर दिया, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमारी लाइबिलिटी उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, दूसरी एंट्री पास करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स है अपना हमने भेज दिया अपने 25,000 का पीएनएल में, और हमारी लाइबिलिटी हमने खड़ी कर ली अपनी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अच्छा सर, अब समझ आया कि जो टैक्स हमें इस साल का अगले साल पे करना है, हम पहले एक साइड तो उसको लाइबिलिटी बना लेंगे और एक साइड हम उसको खर्चा बुक कर देंगे। अब हुआ क्या जी, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो तुमने इस साल बनाया, जो तुमने इस साल बनाया वो अगले साल पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो अगले साल जाके तुम एंट्री पास कर दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो तुमने लाइबिलिटी खड़ी करी है बुक्स में उसको हटाओगे ना अगले साल जब पे करोगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम डेबिट कर देंगे, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। समझ आया प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? इस साल का जो खर्चा अगले साल पे करना है, बट खर्चा इस साल का है तो इस साल हमें बुक करना है, तो हमने उसका बना लिया प्रोविजन जो कि हमारी लाइबिलिटी है।
एक साइड हमने प्रोविजन बना के बैलेंस शीट में डाल दिया और एक साइड हमने इंटरेस्ट को डेबिट करके उसे पीएनएल में भेज दिया। हमारा खर्चा बुक हो गया और लाइबिलिटी बुक हो गई। अगले साल जो हमने पेमेंट करी तो हमने लाइबिलिटी को खींच लिया बैलेंस शीट से और बैंक को क्रेडिट कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स तो समझ आ गया, इसका कैश फ्लो इंपैक्ट क्या है? चलो कैश फ्लो इंपैक्ट समझते हैं इसका। देखो कैश फ्लो में तुम्हें पता है सारी चीज सिर्फ कैश वाली ही आती है। सबसे पहली चीज जो टैक्स है वो हमारा ऑपरेटिंग का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मैं ऑपरेटिंग के अंदर डीप डाउन नहीं घुसूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा और उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग के अंदर जब भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, मेरे को पता है आप सबको पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, उसके केस के अंदर हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हैं। कौन से प्रोविजन फॉर टैक्स को? जो हमने इस साल बनाया है, जो हमने करंट ईयर में बनाया है। एक बात बताओ, हमने अपने पीएनएल में उसको डेबिट किया एज अ खर्चा, बट क्या वो पे हुआ इस साल? नहीं हुआ, मतलब वो कैश का आइटम है ही नहीं। अगर वो कैश का आइटम नहीं है तो हम उससे प्रॉफिट में क्यों ले? अगर हमने उसको ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर दिया मतलब हमारा प्रॉफिट उतने नंबर से कम हो गया ना। अब हमें अपने कैश फ्लो में उस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? समझे? हाँ जी सर समझ गए। और जो तुमने पिछले साल का इस साल पे किया है टैक्स, इस साल तुमने बनाया, तुमने उसको ऐड बैक कर दिया क्योंकि वो अगले साल पे होना है। पिछले साल जो तुमने बनाया था, इस साल तुमने कैश पे करा होगा या बैंक से पे करा होगा ना, हम उसको लेस करेंगे, मगर उसको लेस हम इसमें से नहीं करेंगे। हम उसको लेस इसमें से नहीं करेंगे, हम एट द एंड, सबसे एट द एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इनकम टैक्स को लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड को। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना जो इस साल का टैक्स है अगले साल पे होता है, और इस साल उस टैक्स को हम प्रोविजन बना लेते हैं जो हम पीएनएल में डाल देते हैं। अब वो हमारा पे हुआ नहीं है, कैश आइटम है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया, हम ऐड करके अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ कैश का फ्लो निकालना है। और जो टैक्स हमने इस बार पे किया है वो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस कर देंगे, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स ही ऐड होगा। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक एक है ना दिक्कत आती है कभी कभार क्वेश्चंस में, बैलेंस शीट में ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होती है, तो सर उसका क्या करें? वो हम समझेंगे एग्जांपल से। चलो जी हम आते हैं जी एग्जांपल पे। एग्जांपल पढ़ना है जी आपको तरीके से, ठीक है जी। इस एग्जांपल के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पे दे रखा है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स है 2024-25 में 30,000, 25-26 में 70,000। ठीक है जी, हम सबसे पहले इस कंडीशन को लेके चलते हैं, इस कंडीशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात गांठ बांध लेना, कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स में जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दो बैलेंसेस दिए हो और नीचे अगर कोई टैक्स की एडजस्टमेंट दी हो, सबसे पहले आंख बंद करके बोलो 2 नंबर पक्के। क्या बोलोगे? 2 नंबर पक्के, और अपना अकाउंट बना डालो वर्किंग नोट्स में। चलो जी, सबसे पहले हमको दिख गया 2 अकाउंट है, नीचे एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम पहली कंडीशन में करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, बट प्लीज बेटा प्लीज शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना एग्जाम्स में, शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स कट जाते हैं, प्रेजेंटेशन गुड नहीं होगी आपकी, और जो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ जी। सर बनाओ, मैं ही बना रहा हूँ यार। ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट, ये प्रेजेंटेशन मैटर्स है, लिखना है तुम्हें, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा इसका? क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी। देख लो जी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000, 70,000। ओपनिंग बैलेंस है जी इसका 30,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 बैलेंस सी डी 70,000। यहां तक कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हुआ क्या है जी पहली एडजस्टमेंट में, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, 10 बार बोलो प्रोवाइडेड 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 प्रोवाइडेड। जहां भी प्रोवाइडेड होगा इसका मतलब हमने इस साल प्रोविजन बनाया, हमने इस साल प्रोविजन बनाया। कितने का? 50,000 का। प्रोवाइडेड का मतलब हमने इस साल प्रोविजन बनाया।
अगर हम कभी भी अपनी लाइबिलिटी बढ़ाते हैं तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, एज पर मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है? तो जब हमने प्रोविजन बनाया तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत यहां तक? हमने कितने का बनाया जी, 50,000 का। कोई दिक्कत? टोटल करो, 50,000 जमा 30,000, ये आ गया जी 80,000। यहां पे बची है बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लिखेंगे टू बैंक। मतलब हमने कितना टैक्स पे किया, हमने कितना टैक्स पे किया, 10,000। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? कभी भी जब भी प्रोवाइडेड देख लो, मतलब समझ लेना प्रोविजन बनाया है, हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है। बैलेंसिंग फिगर अगर हमारी डेबिट साइड में आ रही है, इसका मतलब है क्या, डेबिट साइड में हमारा प्रोविजन कम हो रहा है। और प्रोविजन कम कब होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम टैक्स पे करेंगे तभी प्रोविजन कम होगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये जो हमने प्रोविजन बनाया था 50,000 का, ये हम कर देंगे ऐड, कहां पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ये जो हमने पे करा है टैक्स, ये हम कर देंगे लेस, कहां पे, सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहां तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे देखते हैं, दूसरी कंडीशन में हम अकाउंट बनाते हैं। चलो जी, मैं इस बार नहीं लिख रहा, ऊपर आप लिख लेना। सबसे पहले वही सेम, बाय बैलेंस बीडी, क्यों, लाइबिलिटी है। ठीक है जी? कितना था बैलेंस, एक मिनट दे चेक कर लो भैया। बैलेंस 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 है 30,000, 70,000, यहाँ पे है 30,000, और सीडी में बैलेंस है 70,000। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, इनकम टैक्स पेड। समझो भैया, पेड मतलब हमने इतना टैक्स पे किया है। इस एडजस्टमेंट में इसने हमें बताया कि हमने इतना टैक्स पे करा, तो लिख दो सीधा सीधा, ठीक है भाई हमने टैक्स पे कर दिया 90,000 का। कितना हो गया, 1 लाख, इसका टोटल कर लो, ये आ गया जी 1,60,000। टोटल कर लो, 1,60,000। अब कितना बैलेंसिंग फिगर बचा, 1,30,000। इसे बोलते हैं बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब इस बार हमने क्या बनाया है, 1,30,000 का प्रोविजन बनाया। देखो दो ही तरह की एडजस्टमेंट होगी, या तो हमने टैक्स पे करा या हमने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनाया तो सीधे सीधे हम क्रेडिट कर देंगे, टैक्स पे किया तो हम डेबिट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर अपोजिट आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अभी मैंने बताया था प्लस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इसको माइनस करना है कहां पे, सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कोई दिक्कत जी यहां तक? मेरे हिसाब से तो अभी तक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी? अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो जी, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है प्रपोज्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, समझो बहुत ध्यान से। कंपनी में क्या होता है ना, इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है? कंपनी क्या करती है, इन इक्विटी शेयर्स होल्डर को है ना डिविडेंड पे करती है। क्या करती है, डिविडेंड। यहां तक बात क्लियर है? भाई इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्होंने पैसा लगा तो कभी कभी उन्हें कुछ दे लेने दो यार, मिठाई शिठाई के पैसे, चाय चाय पानी के पैसे दे लेने दो। ठीक है? 2024-25, 2024-25 जून के महीने में कंपनी ने बोला यार हम है ना इस बार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं 1 लाख। अब भाई 2024-25 की, भाई कंपनी ने प्रपोज कर दिया हाँ भाई 1 लाख डिविडेंड देंगे 2024-25 में। मगर जो 2024-25 की एनुअल जनरल मीटिंग है, 2024-25 की एनुअल जनरल मीटिंग है, वो होती है 2025-26 में। और ये कहा जाता है हमारे अकाउंट्स के अंदर कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है, ये उस साल का खर्चा होता है जिस साल ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। समझे मेरी बात को? 2024-25 में कंपनी ने प्रपोज कर दिया कि हम शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए का डिविडेंड देंगे। सर
ये खर्चा तो 2025-26 2024-25 का होना चाहिए ना। नहीं बच्चों, डिविडेंड एक कंपनी का खर्चा तब बनता है जब वो डिक्लेयर होता है। इस साल बस हमने प्रपोज करा है। इस साल इस 1 लाख रुपए का कहीं भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस साल ये सिर्फ फुट नोट में, कहां पे, फुट नोट के अंदर कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पर जाएगा। सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं बता सकता अभी, वीडियो लंबी हो जाएगी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे अलग से बनाऊंगा, कमेंट करो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह फाइनेंशियल्स में दिख जाएगा एज अ फुट नोट। कोई नंबर इंपैक्ट नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल में नंबर नहीं हिलेगा इससे, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, बस प्रपोज करा भाई। अभी तो पता भी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे भी कि नहीं करेंगे। क्या पता वो डिक्लाइन कर दें, वो मना कर दे कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, पैसा रखो, ग्रोथ करो कंपनी की। समझे मेरी बात? प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड कभी भी कंपनी का खर्चा जब बनता है जब वो डिक्लेयर हो जाता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है जी? 2024-25 का 25-26 की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। कोई दिक्कत है जी यहां तक? क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब सर इसका इम्पैक्ट बताओ ना। इसका इम्पैक्ट तो आप बताए नहीं, चलो जी इसका इम्पैक्ट बताता हूं मैं आपको। 2024, 2025, 2025 और 26, ये है जी प्रपोज्ड डिविडेंड 1,80,000। अब आप कैश फ्लो बना रहे हो फॉर 2025 और 26। अब जी इसका इम्पैक्ट बता दो क्या है, बता देते इम्पैक्ट। देखो जी 2024-25 का जो 1 लाख का डिविडेंड था वो इस साल प्रपोज करा है, और हम जिस साल में फाइनेंशियल्स बना रहे हैं 2025-26 के अंदर, ये साल डिक्लेयर हुआ होगा। ये साल क्या हुआ होगा? डिक्लेयर हुआ होगा। अप्रूव, डिक्लेयर का मतलब अप्रूव हुआ होगा। कौन करता है अप्रूव? शेयर होल्डर्स करते हैं अप्रूव, ठीक है जी। ये डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, तो मतलब ये 2025-26 का खर्चा है, इस साल का खर्चा है, ठीक है। अब जी होता क्या है, ध्यान से समझना। जो प्रपोज डिविडेंड है ना, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ये फंड रेजिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो हमने किसी से फंड रेज की इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू, उसके बदले में हमें देना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। बट पीएनएल में क्या कर रखा है? प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, क्योंकि इस साल का खर्चा है। पीएनएल में से सारे खर्चे, जब ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे खर्चे माइनस होते ही हैं वो तो, ठीक है जी। तो ये माइनस हो रखा है, इसने हमारा प्रॉफिट कम कर रखा है। तो हम पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है, इस साल का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें हम प्लस कर देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। कितना? 1 लाख रुपए। यहां तक बात क्लियर है जी? कोई दिक्कत? और ये सेम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जाके लेस हो जाएगा, सेम डिविडेंड। क्योंकि ये हम ऐड बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इसलिए हमने इसको ऐड बैक करा, अपने प्रॉफिट को हम सही लेवल पर लेकर आए, और हमने इसको ले जाके माइनस किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर 25-26 का होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, एज अ फुट नोट पड़ा रहेगा वो, फाइनेंशियल में कोई इंपैक्ट नहीं है। बट 26-27 में जाके ये ऐसे ही ऐड बैक होगा और फाइनेंसिंग से लेस होगा। आपको देखो, मैं ना यहाँ पे रट्टा कराऊंगा कभी भी नहीं। मैं यहाँ रट्टा कराने नहीं बैठा, और कभी नहीं कराऊंगा, किसी कॉन्सेप्ट का नहीं कराऊंगा। हर फॉर्मूला आपसे खुद बनवाऊंगा, क्योंकि हर एक के पीछे कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के बनता ही नहीं। मैं ये कह सकता हूँ 0.1%, 2% किसी केस में हमें रटना पड़ सकता है, ठीक है, मगर 99.999925% हमें रटना कभी नहीं पड़ेगा। हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है भाई, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। लोग एमसीक्यू की 500 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन की तैयारी की जरूरत नहीं है उसके अंदर, अगर तुम कॉन्सेप्ट से पढ़े हो। 1 सेकंड के अंदर हो जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, करते रहो प्रैक्टिस, रटते रहो। इसलिए ध्यान से समझ लो, बिल्कुल इजी वे में है, और बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर है? और ये मैं बता पा रहा हूं, मैंने एक्चुअली ये काम किए हैं, तब मैं ये चीजें बता पा रहा हूं, ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड का आपको समझ आ गया अच्छे से कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, जो कि प्रपोज होता है पहले साल, सेकंड ईयर, उसके सेकंड ईयर एजीएम में इक्विटी शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करते हैं, और अप्रूवल के
विद इन 30 डेज ये पेड हो जाता है, और जिस ईयर में अप्रूव होता है उसी ईयर का ये खर्चा होता है, और उसी ईयर ये पीएनएल में डेबिट होता है। जिस ईयर में पीएनएल में डेबिट हो रहा है, हमें इसको वापस ला के कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है एंड फाइनेंसिंग से लेस करना है। आप बोल रहे हो जल्दी हो गया, थोड़ा रिवीजन करें तो जल्दी तो बोलूंगा। चलो जी, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड समझो, देखो जी, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम मतलब होता है बीच, बीच का। ये होता है इंटरिम डिविडेंड कि जिस दिन हमने प्रपोज किया, जिस दिन कंपनी ने बोला, जिस दिन कंपनी ने बोला भाई हमें यार इस साल है ना कुछ डिविडेंड बांटना है, ठीक है जी, तो कंपनी गई, कंपनी ने बोला हमें इसी साल डिविडेंड बांटना है, ठीक है, तो कंपनी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव होते ही 30 दिन के अंदर पे हो जाता है। मगर ये सारा काम सेम ईयर में होता है, 2024-25 में तुम बोल रहे हो तुम्हें इंटरिम डिविडेंड पे करना साल के बीच में, ठीक है जी पे कर दो, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले आओ एज पर कंपनीज एक्ट 2013, समझ रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन ले आओ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन भी हम इसी साल लाते हैं। तो हमेशा इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो कब का खर्चा होता है? हमारे करंट ईयर का। जिस साल के अंदर, जिस साल के अंदर ये प्रपोज हो रहा है या ये तय हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है, जिस साल के अंदर, उसी साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल देते हैं, और विद इन 30 डेज इसकी पेमेंट हो जाती है। तो प्रपोज डिविडेंड का सीन तुम्हें समझ आ गया, इस साल का अगले साल में डिक्लेयर होता है और वो अगले साल का खर्चा है, बट इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का खर्चा होता है। समझ गए सर इसका ट्रीटमेंट? यार ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, ये जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, सबसे पहले हम उसके अंदर ऐड बैक करेंगे इसको, इंटरिम को, क्योंकि ये ऑपरेटिंग खर्चा ही नहीं है। और हम लेस कहां से करेंगे इसको? हम इसको लेस करेंगे फ्रॉम, बताओ बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। कहां से करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस कर देंगे। हाँ जी, समझ आया आपको? तीन कॉन्सेप्ट बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। सबसे ज्यादा गलती, मैंने 50 से 60 पेपर चेक करे, मुझे 40 बच्चों की गलती सिर्फ इन तीन कॉन्सेप्ट में मिली, इन तीन कॉन्सेप्ट के अंदर। जिस दिन तुम्हारे तीन कॉन्सेप्ट सही हो गए, कैश फ्लो गलत ही नहीं होना, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा फंसता है। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज निकाला था, बट किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। कल मैं सबको फ्री क्लास दे रहा हूं, कॉल्स आ रही हैं। अगर आप लोग चाहते हो पूरा कैश फ्लो करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 12 घंटे की मैराथन क्लास दूंगा, खुद क्वेश्चन दूंगा, खुद पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, 1 मार्क्स नहीं कटने दूंगा, 1 मार्क्स भी। तो प्लीज कल की क्लास ज्वाइन करें, कहीं से भी हो कैसे भी हो ज्वाइन करो, ठीक है जी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके जी, वैसे हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 3 बुक्स हैं, तीनों बुक्स की मैंने एक एक रिवीजन दे दिया आपको, जो सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ अब बने रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहो, मेहनत करते रहो।